नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कच्चे तेल में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है। कल इंट्राडे में करीब 60% गिरने के बाद आज WTI क्रूड में कुछ रिकवरी आई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई। WTI जून वायदा के $11 के नीचे फिसला है। वहीं ब्रेंट हमने देखा है $16 के आसपास, वहां पर कारोबार हो रहा है, तो करीबन 6 से 13% की गिरावट वहां पर है। जहां तक MCX क्रूड की बात करें तो वहां पर 32% की गिरावट फिलहाल देखने को मिली है। करीबन 900 रुपए की मंदी के साथ यहां पर MCX का कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। ओवर सप्लाई के कारण क्रूड की स्टोरेज को लेकर किल्लत है, जिससे कीमतों पर खासा दबाव बना है। इसी बीच MCX क्रूड अप्रैल वायदा की सेटलमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक्सचेंज के नेगेटिव में सेटलमेंट करने से लॉन्ग ट्रेडर्स को खासा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर वो सेबी में जाने की तैयारी में है। आखिर ये विवाद क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही कच्चे तेल की आउटलुक पर भी आज हम यहाँ बात करेंगे। MCX क्रूड अप्रैल वायदा में सेटलमेंट को लेकर क्या विवाद है, इस पर सबसे पहले अपने सहयोगी मनीष देसाई के पास जाना चाहूंगी। मनीष, ऑफ कोर्स नियरली 400 करोड़ का नुकसान यहां पर है जो लोगों ने लॉन्ग होल्ड किया था। क्या सुन रहे हैं आप? आपकी ब्रोकर से यहां पर बात हो रही है, क्या है पूरा मसला? बिल्कुल, देखिए कल दोपहर में MCX ने एक लेटर जारी किया और उन्होंने कहा कि एक्सचेंज जो है अपना टाइम 30 तारीख से बढ़ा के रात के 11:30 बजे तक कर रहे हैं। दरअसल मामला ये हुआ था कि 20 तारीख को यहाँ 5 बजे जब मार्केट बंद हो गया, 20 तारीख को जब सेटलमेंट होता है क्रूड का NYMEX में, तो शाम 5 बजे का रेट कंसीडर करना चाहिए। इसकी बजाय जब रात में मार्केट गिर के इतना नेगेटिव हो गया, $37 के आसपास नेगेटिव हो गया, तब जाके यहाँ पर MCX ने अपने जो ब्रोकर्स है, मेंबर्स है, उनको ये बताया कि आपके सेटलमेंट का रेट ये होगा, जबकि पहले उन्होंने बताया था कि ₹1 पर आपकी सेटलमेंट होगी। लेकिन अब मामला ये फंस रहा है कि जो ब्रोकर्स है, ट्रेडर्स है, वो अपनी सेटलमेंट कैसे करे, क्योंकि जिसने ₹1 लाख का माल दिया है वो तो जीरो हो ही गया, ऊपर से उसको ₹2 लाख, ₹3 लाख ऊपर से अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। मतलब ये पूरे का पूरा जो है वो घाटा इनको उठाना पड़ेगा। हमारी जो ब्रोकर से बात हो रही है उनका कहना यह है कि CME NYMEX ने जो अपने ब्रोकर्स है उनको बताया था कि अभी के जो हालात बने हुए हैं उसमें कीमतें जो है कहीं भी जा सकती है, नेगेटिव हो सकती है, तो आप अपनी सिस्टम को उस हिसाब से ठीक कीजिए। लेकिन कोई भी एक्सचेंज ने, MCX ने ना अपने मेंबर्स को बताया ना किसी और को बताया। इसके अलावा जब शाम 5 बजे यहाँ पे ट्रेडिंग बंद हो गई, तो ये कितना वाजिब है कि रात में 11:30 या 12 बजे जो NYMEX में क्लोजिंग हुई उस रेट पर वसूली की जाए। तो इसको लेके यहाँ के ब्रोकर्स काफी चिंतित है, क्योंकि ये 400-450 करोड़ रुपए का लॉस उनको उठाना पड़ा और ये सीधे सीधा लॉस ही है। एब्सोल्युटली मनीष, क्लियरली लॉस है। और जो हमारी MCX से बात हुई है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो पेन्स हैं, यानी कि जो 400-450 करोड़ के बीच के जो लॉसेस हैं वो ऑलरेडी पेन कर लिए गए हैं, यानी कि ब्रोकर्स के अकाउंट से उसको डेबिट कर लिया गया है। तो जितने भी लॉसेस थे लॉन्ग पोजिशन होल्डर्स को, वो ऑलरेडी एक्सचेंज ने यहाँ पर पेन के तौर पर पूरे कर लिए हैं। MCX से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हार्डली या बहुत ही छोटा सा शॉर्टफॉल अभी फिलहाल यहाँ पर है, ज्यादातर पैसा यहाँ पर रिकवर कर लिया गया है। लेकिन बात यही है कि कितना वाजिब है ये, क्या इसके लिए मेंबर्स यहां पर तैयार थे? क्या यही सीन जो हमने WTI में होते हुए देखा है, क्या वही काफी हद तक सिंगापुर में, DGCX में और बाकी जो कच्चे तेल के बड़े एक्सचेंजेस हैं वहां पर भी क्या इसी तरह के नॉर्म्स अपनाए गए हैं? हमारे साथ हैं CPI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा, एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता, LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके। आप सभी का हमारे साथ स्वागत है। अनुज, आपसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह की कंसर्न्स हैं, क्योंकि काफी बड़ा पैसा ब्रोकर्स के अकाउंट से यहां पर चला गया है। एक प्राइसेस में मूवमेंट होती है वो दूसरी बात होती है, लेकिन खत्म होने के बाद सेटलमेंट नेगेटिव पे करना कितने ब्रोकर्स इसके लिए तैयार थे और एज ऑफ नाउ आप लोग क्या करने वाले हैं? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कंसर्न सिर्फ यही है कि जो कमोडिटी के भाव है वो नेगेटिव में जाते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज ने सेटलमेंट किया है वो तो एज पर गाइडलाइन ही किया है, क्योंकि जैसे प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट होता है वैसे ही एक्सचेंज सेटलमेंट किया है। सिर्फ कंसर्न ये है कि एक कमोडिटी का भाव नेगेटिव कैसे जा सकता है, और कंसर्न ये है कि अगर नेगेटिव गया था तो जीरो पर CME की तरफ से उसको रोका क्यों नहीं गया, क्योंकि ये एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि उसी दिन हमने देखा था कि कनाडा के अंदर भी जो भाव थे वो नेगेटिव जाते हुए दिखाई
दिखाई दिए थे, और जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है सभी के अंदर भाव नेगेटिव चले गए थे। तो कंसर्न ये है कि उसको जीरो के ऊपर ही क्यों नहीं, उसको जो ट्रेडिंग थी उसको बंद क्यों नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि नेगेटिव में भाव, कमोडिटी के भाव कैसे जा सकते हैं। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और स्पेशली जब भारतीय ब्रोकर्स को यहां पर उसको पोजीशन क्लोज करने का मौका भी नहीं दिया गया, क्योंकि बाकी एक्सचेंजेस में हमने यहां पे प्राइसेस नेगेटिव होते हुए देखे, लेकिन वो लोग उस वक्त वहां पर ट्रेड कर रहे थे। जतिन, वही सवाल आपसे भी है कि लोग बाकी एक्सचेंजेस में कारोबार कर रहे थे इवन एज प्राइसेस नेगेटिव जा रहे थे, तो उन्हें मौका मिला ट्रेड से बाहर निकलने का। लेकिन इंडियन मार्केट्स में क्योंकि 5 बजे कारोबार बंद हो गया और सारा का सारा मेहम उसके बाद यहां पर खुलता हुआ नजर आया, तो एज ब्रोकर्स कम्युनिटी अब आप इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों की सेबी से क्या बात है? और क्योंकि काफी हद तक ये खबरें भी हैं कि लीगल रिकोर्स भी यहां पर लिया जा सकता है। मनीषा जी, इसमें एहतियात यही बरतना था कि एमसीएक्स को बहुत ही पहले एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले ही एक सर्कुलर जारी करना जरूरी था, जहां पर उन्होंने ये बोलना चाहिए था कि 5 बजे के रेट के हिसाब से उनको सेटलमेंट करना चाहिए था। क्योंकि हमारा वायदा कारोबार 11:30 तक रहता है, लेकिन अभी 5 बजे तक ही है, तो उसके हिसाब से सिर्फ 5 बजे तक की सेटलमेंट प्राइस लेनी चाहिए थी। सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए था। जबकि ये स्टेप नहीं लिया गया है, तो पहले से एहतियात करना जरूरी था कि प्राइसेस में मैनिपुलेशन हो सकता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो सकती है। और जहां तक नाइमेक्स ये चीज डिक्लेयर की थी कि प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा वीक है और ज्यादा माइनस में भी दिखा रहे हैं, आगे चलते हुए दिखा सकता है सेटलमेंट के प्राइसेस जो है वो, तो ये स्टेप्स जो है बहुत पहले ले देनी चाहिए थी। अब जो है ये बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है, बायर्स के लिए बहुत ज्यादा जजमेंटल जो है वो अच्छा नहीं रहा है, बिकॉज उन्हें ये पूरा पोजीशंस जो है एग्जिट करने का मौका नहीं मिला है 5 बजे के बाद। तो ये प्राइसेस को लेकर जो नेगेटिव में जाना है, और सबसे पहली बात M6 के टर्मिनल्स पे ये डेफिनेटली जो नेगेटिव प्राइस जो है ये हम लाइव मार्केट्स में भी नहीं देख पाते थे। तो उस वक्त अगर ये मार्केट जब लाइव होते तब भी ये प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पर हमें एहतियात बहुत पहले ही ले लेनी चाहिए थी कि पार्टिसिपेंट्स को ये अवेयरनेस देनी चाहिए थी कि प्राइसेस को लेकर हम सेटलमेंट जो है वो इस तरह से करने वाले हैं। पहले से ही एहतियात बरतनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि नहीं बरती गई है और ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है ऑल कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए। एब्सोल्युटली। और जैसे कि इस वक्त हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6 से 12% की गिरावट कच्चे तेल में है, लेकिन भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 36% इस वक्त यहां पर नेगेटिव में है। तो क्लियरली काफी ज्यादा पेन या कंसर्न यहां पर ब्रोकर्स के लिए है, जो अपनी पोजीशंस यहां पर हल्की करते हुए नजर आए हैं। सुनील काटके भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सुनील, आप क्या कहेंगे, किस तरह का रिकोर्स यहां पर ब्रोकर्स फिलहाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लॉसेस बड़े हैं, एमसीएक्स ऑलरेडी यहां पर पेन्स पूरे कर चुका है, बाकी कमोडिटीज में कारोबार करने के लिए क्या आप लोग एज ऑफ नाउ फंड्स लगा रहे हैं? किस तरह की बातचीत यहां पर एक्सचेंज और सेबी के संग है? देखिए, आई थिंक मेंबर्स कम्युनिटी तो उसको हाई कोर्ट तक लेके जाएगा, क्योंकि जो लॉजिक्स अभी जो अपने दूसरे एक्सपर्ट्स ने हाईलाइट किया कि प्राइसेस को नेगेटिव ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और 15 अप्रैल को सीएमई ग्रुप ने एक एडवाइजरी कमेटी के द्वारा बताया भी था कि नाइमेक्स पे जो क्रूड ट्रेड हो रहा है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से नेगेटिव भी ट्रेड हो सकते हैं। अगर ऐसा ही कोई स्टेटमेंट इंडियन मार्केट में भी अगर आ जाता तो शायद मेंबर्स जो है थोड़ा कॉशियस कॉल ले सकते थे पहले ही, जो कि नहीं हुआ मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है 17 साल में कभी। तो हो सकता है कि ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से अनकवर्ड में चले गए। और दूसरा, अभी इस वक्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल के बिड आस्क स्प्रेड में आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिल सकता है। 7-8 रुपए का स्प्रेड है, जो कि आइडियली 1 रुपए का रहता था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ज्यादातर ब्रोकर ज्यादातर मेंबर्स हैं जिनके क्लाइंट का पोजीशन फंसा हुआ है, उन्होंने अभी मोस्टली स्क्वायर ऑफ मोड में डाल दिया है क्रूड ऑयल को एज ए कमोडिटी में। तो वो स्क्वायर ऑफ मोड में इसलिए डाला है क्योंकि करंट कॉन्ट्रैक्ट जो मे का कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन मार्केट में, वो भी आपने देखा होगा कल तो 8.5, मतलब WTI की अगर मैं बात करता हूँ तो $8.5 तक भी जाके आया है। और मेरे ख्याल से फिर से रिकवरी हमको ओवरनाइट देखने को मिली। तो जो वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से फ्रेश पोजीशंस मेरे ख्याल से ज्यादातर ब्रोकिंग फर्म्स अवॉइड कर रहे हैं कंसीडरिंग द रिस्क, और मेरे ख्याल से स्क्वायर ऑफ ओनली मोड में रखे चल रहे हैं। और जो बाकी कमोडिटीज पे इसका जो मार्जिन कॉल का जो इम्पैक्ट आ रहा है उसकी वजह से इंट्राडे लिवरेजेस भी कब हुए हैं। इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली गोल्ड, सिल्वर और अदर बेस मेटल्स पे भी जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल का एक चेन रिएक्शन जो है आपको दूसरे कमोडिटीज में भी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द मार्जिन कॉल्स दैट वी सी। जी हाँ, और इंडियन मार्केट्स में तो हालत थोड़ी सी खराब ही है, जैसे आपने कहा। सीपीआई के नरेंद्र वाधवा भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, हम ब्रोकर्स कम्युनिटी से यहाँ पर बात कर रहे हैं जो क्लियरली खुश नहीं है जिस तरह से एक्सचेंज ने यहाँ पर नेगेटिव सेटलमेंट किया है, वो भी बाजार बंद होने के बाद, और बाजार इसके लिए तैयार भी नहीं था। आगे यही जानने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि ये तो ब्रोकर्स की बात है, लेकिन ये पैसा वो मेंबर्स, क्लाइंट से भी वसूलेंगे।
आगे क्या रिकोर्स है, क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है एज एन एसोसिएशन? अब आप यहाँ पर क्या कदम उठा रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। अनप्रेसिडेंटेड टाइम है और ये पहली बार हुआ है, जैसे दूसरे स्पीकर्स ने बोला है कि नेगेटिव में कोई कमोडिटी को पहली बार देखा है। हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसके लिए रेडी नहीं थे, जैसे अभी सुनील ने भी बोला। मेंबर्स के अंदर पे इन तो पूरा हो गया और पे आउट भी पूरा हो गया है। मेंबर्स एंड पे कोई मेजर कोई डिफॉल्ट अभी नहीं अपेरेंटली आ रहा, और क्योंकि कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था एमसीएक्स के एमडी का कि वहां पर कोई इशू नहीं है, बट क्लाइंट एंड पे ये रिकवरी मेंबर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्लाइंट से रिकवर करना ये पैसा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इसका लॉजिक सुनिए कि अगर कोई एसेट 100 रुपए की है तो उसकी मैक्सिमम लॉस जो उसमें हो सकता है वो 100 रुपए हो सकता है। उसको रिकवर 300 रुपए का लॉस उसमें होना ये थोड़ा सुना नहीं था, इलॉजिकल है। तो उससे मेंबर्स एग्रीव्ड हैं, मेंबर्स ने, और जो 2884 रुपए डेबिट करे जा रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा रकम थी। और मेंबर्स कई जो एग्रीव्ड हैं वो कोर्ट की लीगल रिकोर्स ले रहे हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में गए हैं, जैसे सुनील ने और अनुज ने अभी बोला था। और ये आने वाले टाइम में लैंडस्केप जो कमोडिटी है, लैंडस्केप इसको काफी इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपको कितना मार्जिन लेना है। रिस्क पर जो मैनेजमेंट होती थी ब्रोकर एंड पे, तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी $37 है, ये $370 क्यों नहीं हो सकता था? कुछ भी प्राइस हो सकता था। तो ये बहुत मुश्किल है। और हमारा ये मानना है गोइंग फॉरवर्ड जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर डिलीवरी नहीं है, जिसके अंदर पेनलाइज नहीं किया जा सकता, डिलीवरी इम्पोज नहीं की जा सकती, तो उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नेगेटिव का ये क्लैरिफिकेशन जरूर आनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड कि ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नेगेटिव सेटल नहीं होंगे। मैक्सिमम जो प्राइसिंग होगा वो ₹1 होगा या 0। हाँ जी, एब्सोल्युटली। सो क्लियरली प्राइस आपको रिस्क का पता ही नहीं है कितना रिस्क आप ले रहे हैं उसके अंदर। एब्सोल्युटली नरेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। 40, 60, 70% जैसे मूव्स हम यहाँ पर रोज कच्चे तेल में देख रहे हैं, लेकिन बाजार बंद होने के बाद आपको क्या एक्सपोजर है, आपके क्या रिस्क्स हैं, बाजार क्लियरली उसके लिए तैयार नहीं है। और एक नेगेटिव क्लोजिंग एक कमोडिटी की, ऑफ कोर्स ये एक चीज है जो बाजार एज ऑफ नाउ हैंडल कर रहा है। लेकिन हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कच्चे तेल में अब आगे की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या कारोबार है और इंडियन मार्केट्स यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका स्वागत है और बात हम कर रहे हैं यहां पर कच्चे तेल की, जहां पर उठापटक तो प्राइसेस में है ही, लेकिन भारतीय बाजारों में ब्रोकर्स मेंबर्स ने यहां पर बड़ा नुकसान झेला है, क्योंकि एमसीएक्स ने यहां पर 2800 रुपए नेगेटिव में सेटलमेंट किया है। तो क्लियरली 900 रुपए तो भाव चल ही रहे थे, वो भी गया और 2800 रुपए भी गया, यानी कि ऑलमोस्ट 3500 का नुकसान यहां पर बैरल के पीछे ब्रोकर्स ने उठाया है। लेकिन प्राइसेस की अब बात करेंगे और अनुज आपसे पहले जानना चाहेंगे कि उठापटक जारी है और बाजार को नहीं लगता कि आगे जाके भी कोई बेहतर न्यूज यहां पर नियर टर्म में आ सकती है। ऐसे में कच्चे तेल के भावों को आगे जाता हुआ कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्रूड के अंदर जो अभी हमने ट्रेंड देखा है वो कंटिन्यूस नेगेटिव है। यहाँ पर सप्लाईज ओवर सप्लाईज हैं। क्रूड में जो इन्वेंट्रीज हैं यूएस के अंदर वो हिस्टोरिकल हाइस पर हैं। स्टोरेज प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी बात जो WTI कॉन्ट्रैक्ट में हुआ कि वहाँ पे लोगों ने जो डिलीवरी थी वो लेने से मना कर दी थी, जिस वजह से भाव नेगेटिव जाते हुए दिखाई दिए थे। तो वो कंडीशन अभी भी यहाँ पर कायम है। मुझे लगता है कि जो क्रूड का ट्रेंड बना है वो नेगेटिव रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में, हालांकि भाव अभी $11 के आसपास है, तो मुझे लगता है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट भी सिंगल डिजिट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेंड नेगेटिव है, तो हमें लगता है कि भाव अभी और आगे नीचे गिर सकते हैं। अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में देखें तो हो सकता है कि भाव नीचे $4 से $5 भी आ सकते हैं। एमसीएक्स में हो सकता है कि भाव करीबन 400 से 500 रुपए के आसपास मूव करते हुए दिखाई दे। तो ट्रेंड अभी नेगेटिव ही है, तो तेजी का तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बिकवाली का ही ट्रेड यहाँ पर बनाना चाहिए। अगर आप कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर कच्चे तेल में, तो अभी भी बिकवाली का ही ट्रेंड है। जतिन, आपसे भी जानना चाहेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि अब तक तो वॉल्यूम्स वैसे ही गिर रही थी क्योंकि कारोबार यहाँ पर 5 बजे तक हो रहा था, लेकिन कल की जो सेटलमेंट है और जिस तरह से अकाउंट्स डेबिट किए हैं, आज की वॉल्यूम्स कैसी हैं बाजार में, और अब कच्चे तेल में आप क्या प्राइसेस देखते हैं? जतिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जतिन से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुनील, वही सवाल आपसे भी है कि कैसा लगता है कच्चा तेल, अब यहां से क्या क्यूज हैं?
देखिए, जैसे क्रूड ऑयल में मुझे लगता है कि ये बेरिश ट्रेंड पैनिक की वजह से भी है। जैसे अनुज ने हाईलाइट किया कि स्टोरेज कंसर्न्स हैं, तो अभी भी डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं। तो जहां पे जाके बायर्स जो हैं डिलीवरी डिफर कर सकते हैं अभी भी, आगे वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी। तो ये पैनिक सेलिंग की वजह से हमको सिंगल डिजिट में, वैसे भी कल हमने देखा ऑलरेडी सिंगल डिजिट में आ गया था WTI का कॉन्ट्रैक्ट, फिर से थोड़ा बहुत रिकवर हो गया ओवरनाइट। बट अभी मुझे M6 के फ्रंट पे अगर देखें तो 900 के प्राइसेस जो हैं, मुझे लगता है कि एक बार 600 के लेवल तक देखने को मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में। और उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि उतना नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अगले कॉन्ट्रैक्ट का प्राइसिंग देखें, जैसे जून का कॉन्ट्रैक्ट हम देखें तो 500 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है। इसका मतलब एक महीने के आगे का व्यू 500 रुपये प्रीमियम पे है। दैट मीन्स इट शोज सम पॉजिटिविटी, क्योंकि प्राइसेस अभी बॉटम आउट हो रहे हैं। ये पैनिक सेलिंग है और फंडामेंटल्स उतने वीक नहीं है जितना ये इंसिडेंट्स की वजह से प्राइसेस नीचे आए हैं। तो अगर हम 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव देखें तो पोजिशनली बाइंग बन सकती है। बट ये कल का जो सिचुएशन हुआ, उससे पैनिक जो है आने वाले समय में 1-2 दिन रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर किसी को ट्रेड बनाना रहता है तो 600 रुपये या 500 रुपये का टारगेट करके बेचना चाहिए। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 900 रुपये तक का, 1100 या 1050 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और अगर पोजिशनली देखें तो मुझे लगता है कि आगे वाला कॉन्ट्रैक्ट हमको दर्शाता है कि 500 रुपये का प्रीमियम इज समथिंग विच इज फंडामेंटली सपोर्टिव। तो लॉन्ग टर्म में सेलिंग नहीं बनती है, इंट्राडे में करना है कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के। एब्सोल्युटली। जतिन, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं एक ज़ेरोधा ने हमसे बात करी थी अर्लियर, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कच्चे तेल में कल यहां पर एक्सचेंज की तरफ से सेटलमेंट आई है, उससे उनकी कमोडिटी आर्म जो है उसका 10% नेटवर्थ वो गवा चुके हैं कल की मूव के बाद ही। तो क्लियरली यहां पर चिंताएं तो हैं ही। आप वॉल्यूम्स कैसे देखते हैं अगले 2-4 दिन के लिए, और प्राइस व्यू क्या है? मनीषा, वॉल्यूम्स जो है वो कहीं ना कहीं बरकरार रहेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखा रही है। तो पार्टिसिपेशन लोग तो करने ही वाले इंट्राडे पर्सपेक्टिव से स्पेशली। तो एडवाइस हम लोग यही दे रहे हैं कि अगर किसी को करना भी है ट्रेड तो सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव करना चाहिए, कैरी ओवर नहीं करना चाहिए पोजीशन, बिकॉज एवरी डे इन एंड आउट देयर इज स्ट्रॉन्ग गैप अप गैप डाउन। सो इट इज बेस्ट टू जस्ट डू इट इंट्राडे पर्सपेक्टिव एंड डू नॉट कैरी इट ओवर। यानी कि डे ट्रेड ही यहां पर करें, कैरी फॉरवर्ड ना करें। वो क्लियरली हम देख चुके हैं कि उसका किस तरह का नुकसान हो सकता है। मिस्टर वाधवा, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे कि किस तरह के मूव या किस तरह के स्टेप्स अब एज एन एसोसिएशन ब्रोकर्स के संग मिलकर क्या बातचीत हो रही है, अगला स्टेप क्या है? वाधवा जी से वहां पर संपर्क नहीं है। सुनील, वही एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे फिर कि अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? आप ब्रोकर्स आपस में क्या बात कर रहे हैं, और एज एन एसोसिएशन CPI के साथ क्या बातचीत है? आई थिंक गाइडलाइंस को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। हालांकि 17 साल में ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं होगा, जैसे कल हमने देखा, परसों हमने देखा। तो आइडियली गाइडलाइंस को स्ट्रांग बनाना चाहिए। जितने भी हमारे जो मिसिंग पॉइंट्स है, जैसे प्राइसेस नेगेटिवली ट्रेडिंग हो सकते हैं, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, डॉक्यूमेंटेड है, बट इंडियन मार्केट में वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसको करना चाहिए। और दूसरा, जब भी हम मार्केट की टाइमिंग कर्टेल करते हैं तो उसका सेटलमेंट प्राइसेस का भी गाइडलाइन जो है कर्टेल करना चाहिए, ताकि ओवरनाइट जब हम ऑफलाइन है मार्केट से, उसका वोलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स पे नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से CPI से भी हमारा यही दरखास्त है कि जितने भी गाइडलाइंस है, जितने भी सर्कुलर्स हैं, उसको रिव्यू करें, और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको हम अवॉइड करें, ताकि ऐसा सिमिलर सिचुएशन दूसरे कमोडिटी में देखने को ना मिल जाए। एब्सोल्युटली। यानी कि कच्चे तेल में यहां पर उठापटक जारी रह सकती है, तो आप कॉशियसली यहां पर कारोबार करें। और जहां तक पॉइंट्स की बात है या फिर जिस तरह के क्लॉज या रूल्स हैं फिलहाल एक्सचेंजेस के साथ, वहां पर उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक्सचेंजेस को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, साथ ही रेगुलेटर और ब्रोकर्स को भी इसमें एक साथ निभाना होगा। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नरेंद्र वाधवा जी, अनुज, जतिन और सुनील, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।